हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर करा था उसके अंदर हमने देखा था किस तरह से ग्लेशियर की वजह से इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। और ऐसे ही हमने अभी पहले दो तीन और चीज़ें देखी थी। हालांकि जो हमारे अभी लास्ट के लेक्चर चल रहे हैं, जो 4-5 लेक्चर हुए हैं, उसमें हम यही देखते आ रहे हैं कि किस तरह से इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, हमने विंड से देखा, रनिंग वाटर से देखा, ग्लेशियर से देखा, सी की वेव से देखा। इस तरह हम आज एक और देखने वाले हैं और ये लास्ट है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स का फीचर जो आज पढ़ेंगे लास्ट है, इरोजन डिपोजिशन वाला। यह है कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। बात आती है सर, ये कास्ट लैंडफॉर्म, ये कौन सा लैंडफॉर्म आ गया, ये कौन से फीचर आ गए? तो याद करो, हमने कास्ट लेक के बारे में पढ़ा था जब लेक वाला टॉपिक कर रहे थे। उसमें हमने देखा था किस तरह से कास्ट लेक बनती है। कास्ट लेक हमें उस जगह पे देखने को मिलती थी, वहां पे जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता था। मतलब जो रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती थी, तो वो रॉक क्या होती थी, वाटर की वजह से डिसॉल्व हो जाती थी, और डिसॉल्व होने की वजह से वहां पे हमें लेक देखने को मिलती थी, जिस लेक को हमने कास्ट लेक कहा था। और इस तरह के जो आज हमको फीचर्स पढ़ने वाले हैं और लैंडफॉर्म देखने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। जहाँ पे वो डिसॉल्व होएगा तो वहाँ पे इरोजनल देखने को मिलेगा। जहाँ पे वो डिसॉल्व वाला जो भी सब्सटेंस है जाके जमा होने वाला है, वहाँ पे हमको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। तो आज यही पढ़ने वाले हैं अपन कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। ज़्यादा ऐसे कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ईजी है। ठीक है, फीचर्स भी इतने सारे फॉर्म नहीं होते जितना हमने औरों में पढ़ा था। इसमें थोड़े फीचर्स जो लैंडफॉर्म्स है वो कम ही है, लेकिन जितने भी हैं हमें देखना बनता है। और इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कास्ट लैंडफॉर्म्स। बात आती है कि सर ये कास्ट क्यों नाम पड़ा इनका? जैसे आपने ग्लेशियर में पढ़ा है तो ग्लेशिएटेड हो गया था, इजी था। ठीक है, कोस्टल में पढ़ा है तो कोस्टल लैंडफॉर्म। इसमें इसको कास्ट क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि कास्ट जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम कास्ट है, और वहां पे आपको एक कास्ट लैंडफॉर्म देखने को ज्यादा मिलते हैं। मतलब है, हर जगह है कास्ट लैंडफॉर्म, लेकिन ज्यादा ये फीचर्स वहां देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको याद हो तो अभी जो एक दो लेक्चर हुए थे पहले, उसमें यूगोस्लाविया में एक और जगह बताई थी मैंने, जिसका नाम भी ऐसे एक फीचर पे पड़ गया था। याद करो, डेलमेशिया कोस्ट करके पढ़ाया था मैंने, कि डेलमेशियन कोस्ट लाइन पढ़ाया था। और मैंने बताया था डेलमेशियन कोस्ट लाइन जो है, ये जो फीचर है, इसका नाम क्यों रखा गया है डेलमेशियन? क्योंकि यूगोस्लाविया में एक जगह है, एक कोस्ट है, जिसका नाम भी क्या है, डेलमेशियन है। तो जगह के नाम पे भी क्या होते हैं, हम लैंड फीचर्स को नाम दे देते हैं। जैसे हमने क्या करा, कास्ट वाला जो लैंड फॉर्म है उसको यूगोस्लाविया में डिस्ट्रिक्ट के कास्ट, तो उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया। ये आपको यूगोस्लाविया या फिर कभी कभार आपको क्रोएशिया भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा इनकी बॉर्डर का डिस्प्यूट चलता रहता है। ये पहले एक साथ थे, अलग हो गए, मतलब जो भी है हमको उसमें नहीं पढ़ना। लेकिन आप ये याद रख लो, यूगोस्लाविया और क्रोएशिया के आसपास में जहाँ पे आपको एड्रिएटिक सी भी देखने को मिलेगा। कौन सा सी है ये? एड्रिएटिक सी। तो एड्रिएटिक सी देखने को मिलता है, और इस सी के पास में यूगोस्लाविया क्रोएशिया है, जहाँ पे यूगोस्लाविया में एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में आपको कास्ट नाम का एक जगह देखने को मिलती है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही कास्ट है। तो ये हमको पता चल गया कि ठीक है सर, इसके नाम पे रखा होगा, मतलब अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो हम कास्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि ये कास्ट जो है ये फॉर्म हुआ कैसे, क्या रीजन है? तो मैंने लेक वाले में बताया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, बात क्या होती है कि कास्ट लैंडफॉर्म जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है? तो हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? सरफेस एंड अंडरग्राउंड फीचर्स फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। कौन सी वेदरिंग देखने को मिलती है यहाँ पे? केमिकल वेदरिंग। याद करो, मैंने जितने भी आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ा है, जितने भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सब में मैं स्टार्टिंग में ये लिखवाता जरूर हूँ कि यहाँ पे किस तरह की वेदरिंग देखने को मिलती है। जैसे अभी रिसेंट ग्लेशियर वाला पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि यहाँ पे आपको प्लकिंग देखने को मिलेगी, एब्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसे इसमें बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पे केमिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। बात आती है सर, ये केमिकल वेदरिंग होती क्यों है? तो सरफेस एंड अंडरग्राउंड फीचर्स, ये आपको कास्ट लैंडफॉर्म कहाँ देखने को मिलेंगे? तो सरफेस पे देखने को मिलेंगे, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर्म ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग होती है यहाँ पे, किसकी होती है? ऑफ, देखो आप कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स, किसकी केमिकल वेदरिंग होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स की। बात आती है सारी कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स किनको कहते हैं अपन?
देखो बताता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, इसको इस तरह से समझे। कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग रॉक्स का अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल करके लिखते हैं अपन इसको, है ना। एक अपन लिखते हैं लाइमस्टोन, बनता कहीं का है सर, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। एक लिखते हैं अपन चौक, चौक जानते हो स्कूल में जो चौक काम आता है, वही है। तो ये चौक भी कहीं का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर इसके बाद में आता है एक, ये डोलोमाइट से पहले ही लिख लो। फिर आता है एक मार्बल, सर मार्बल तो हम जानते हैं हमारे घर के अंदर लगा रहता है, ये भी कहीं का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और लास्ट में क्या पढ़ते हैं अपन, डोलोमाइट, ये भी कहीं का बनता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कहीं का बनता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, पर ये डोलोमाइट जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी ऐड हो जाता है, इसकी वजह से ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है। पर अगर हम देखें तो क्या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो है, हाँ सर है, कैल्शियम कार्बोनेट तो है, हाँ है। अगर इसकी केमिकल वेदरिंग होगी तो ये भी इस तरह के फीचर फॉर्म करेगा करेगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों की अगर कहीं पे भी हमको वेदरिंग देखने को मिलती है तो इस तरह के फीचर्स ये फॉर्म कर लेते हैं। बात आती है सर इनमें डिफरेंस क्या है, इन तीनों के आपने नाम सेम लिख रखे हैं। देखो चौक जो होता है ना, ये सॉफ्ट रॉक होती है, कैसी रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक। और मार्बल जो होता है कैसी रॉक होती है, हार्ड रॉक। और लाइमस्टोन तो क्या है, लाइमस्टोन अपन इनको ही कहते हैं। लाइमस्टोन अगर सॉफ्ट है तो चौक बन जाएगा, लाइमस्टोन अगर हार्ड है तो मार्बल बन जाएगा, और लाइमस्टोन में अगर मैग्नीशियम है तो वो क्या बन जाएगा, फिर डोलोमाइट बन जाएगा। और ये भी एक तरह की क्या है, रॉक है। ये सारी रॉक्स है, पर इनमें एक अगर हम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होती है ये सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी रॉक है, ये सेडिमेंट्री, ये भी कैसी है, सेडिमेंट्री है। और डोलोमाइट भी कैसी है, सेडिमेंट्री। पर सर ये सेडिमेंट्री हो सकती है क्योंकि सॉफ्ट है आप, लेकिन ये तो हार्ड है सर, ये रॉक कैसी है, हार्ड है। और हार्ड रॉक जो होती है वो सेडिमेंट से नहीं बन सकती जल्दी से, तो वो कहीं से बनी होगी, ये बनी है मेटामॉर्फिक से। कैसे प्रोसेस से बनी है, मेटामॉर्फिक से। मतलब सेडिमेंट्री रॉक पे जब हीट प्रेशर लगा होगा उसकी वजह से ये रॉक बनी मार्बल, जिसको हमने क्या नाम दिया, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये पड़ा हुआ है हमारे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना, ताकि अब आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा इस तरह से चीजें बन रही है, इस तरह से हमारे काम आ जाती है कहीं पे भी अचानक से। तो ये अगर आप ये डिफरेंस याद रखते हो चारों का तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो फीचर है कास्ट लैंडफॉर्म वाला वो वहां देखने को मिलेगा जहां पे इस तरह की रॉक्स मिलती है। अब होता क्या है इस तरह की रॉक से, आप इसको नोट कर लेना, है ना। इसके आगे अपन हम देखते हैं, उसके आगे लिखना, दीज रॉक्स गेट इरोडेड बाय कार्बोनिक एसिड, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर। ये जो रॉक्स होती है ये इरोड हो जाती है, मतलब वेदर्ड हो जाती है, किससे, कार्बोनिक एसिड से। मतलब कार्बोनिक एसिड इनको इरोड कर देता है एंड गेट डिसॉल्व इन वाटर। These rocks get eroded by carbonic acid and get dissolved in water। मतलब ये जो रेन वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वही तो इनको क्या करता है, इरोड करता है, और वही खुद में इसको फिर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। डिसॉल्व करने की वजह से पहले जो ऐसे हार्ड रॉक दिख रही थी आपको, अब वो क्या होगा, वाटर में मिक्स हो गई अच्छे से मिक्स हो जाएगी वो, तो वो एक तरह का फिर गाढ़ा सा लिक्विड बन जाएगा। अब वो रॉक जो स्ट्रॉन्ग, जो एक हार्ड रॉक थी उस तरह की नहीं रहेगी वो, अब वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि क्या होने लग जाता है आगे, फिर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। रॉक तो अपनी जगह रुकी हुई थी, पर अब लिक्विड नहीं रुकेगा, लिक्विड फ्लो हो जाएगा आगे की तरफ। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। पर बात आती है सर कार्बोनिक एसिड आया कैसे, रेन वाटर में, ग्राउंड वाटर में कार्बोनिक एसिड आया कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी साइंस देख लेते हैं। होता क्या है, जब रेन आती है तो रेन आने की वजह से, चलो हम ये तो नहीं बनाएंगे इतना भी, आपको पता है रेन कैसे आती होगी। तो रेन आती है तो अपने साथ में क्या लेकर आती है, H2O। लेकिन जब वो ऊपर से आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में उसको एक गैस मिल जाती है जिसका नाम क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड सर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हम जितनी भी चीज़ें जलाते हैं, जितने भी फ्यूल्स जलाते हैं उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ये क्या बना लेती है यहाँ पे H2CO3। मतलब जब ऊपर से रेन आ रही होती है तो वो इस H2 जो ऊपर से आ रहा होता है वो CO2 के साथ में मिक्स हो जाता है और यहाँ पे क्या बना लेता है H2CO3। और ये जो H2CO3 है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो सर एक कार्बोनिक एसिड बना तो इससे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इससे बन गया तो बन गया, लेकिन क्या होता है जब एक कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड क्या H2CO3 जब ये गिरता है किसके ऊपर गिरता है, जब ये गिरता है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइम स्टोन पे गिरता है तो ये क्या बनाता है वहां पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। These substances are dissolved in water। तो क्या कहा मैंने, H2CO3 था जो कि एसिड रेन से बन गया। ये जो केमिकल जब आके नीचे गिरता है तो ये गिरता है लाइमस्टोन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट पे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पे गिरता है तो ये बनाता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, साथ में CO2 और H2O। और ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट ये किसके अंदर मिक्स हो जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व। और डिजोल्व होने का मतलब आप समझ गए, वो मिक्स हो गया पानी के अंदर। अब वो हार्ड नहीं रहा, वो कैसा बन जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से चीज चलती है। और जैसे ये डिजोल्व हो गया, अब डिजोल्व होने की वजह से तो बस मूव करता रहेगा, इसकी टोपोग्राफी जो होगी, इसका लैंडफॉर्म जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सर आप ये साइंस क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पे, भाई साइंस थोड़ी बहुत, अगर आप मान लो नहीं हो, आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आप मत पढ़ो, ये रिएक्शंस को याद मत करो। आप सिर्फ ऐसे याद रखो कि रेन वाटर जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, और वो कार्बोनिक एसिड जैसे ही लाइमस्टोन्स वगैरह पे गिरती है तो उसको डिजोल्व कर देती है, पिघला देती है उसको। आप ऐसे याद रख लो। जो साइंस के स्टूडेंट है, जिनका बैकग्राउंड है, जिनका है कि मन ठीक है सर ये थोड़ा सा हमको भी आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे पढ़ लो। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइमस्टोन जो होता है या मार्बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि आप, मैंने बताया था कि आपके पेपर में थोड़ी साइंस भी आती है बेसिक, तो आपको इस चीज़ से भी पता चल जाती है कि अच्छा ये होती है यहाँ पे। लेकिन ठीक है चलो, हमको मतलब नहीं है, हमने कर लिया, हमको समझ में आ गया कि सर अच्छा इस तरह से ये जो है साइंटिफिकली है ना यहाँ पे चीज़ें काम कर रही है। बात आती है कि सर ये जो लाइमस्टोन है ये काम कहाँ पे आता है, तो इसको ध्यान रखना, ये लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चौक हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे आप घर मकान बना रहे होते हैं तो उसके अंदर काम में आते हैं, ये सीमेंट के अंदर डाले जाते हैं ये। तो ऐसे हमारी डेली लाइफ में इस तरह से ही चीज़ें काम में आती है। तो होता क्या है, जहाँ पे हमको ये लाइमस्टोन के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं या फिर हमको ज़मीन पे कहीं पे अंदर की तरफ देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से लाइमस्टोन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। या लाइमस्टोन अगर मेटामॉर्फिक वाला है तो वो हमको मार्बल की फॉर्म में मिलेगा। मार्बल हमें खूब चाहिए होता है घर में लगाने के लिए या कोई भी चीज़ें बनाने के लिए। चौक हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से काम, और ये कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है, क्योंकि हमने इसमें देखा कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से ही हमारे डेली लाइफ के अंदर काम आ जाता है। बात आती है कि सर ठीक है, अब इसके आगे, इसके आगे देखते हैं अपन अगला फीचर। बात आई, मैंने आपको बताया कि आप इसको इस तरह से लिखें, तो द थिंग्स which are responsible for erosion of cast, या for erosion of limestone are, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है सर, दो चीजें रेस्पॉन्सिबल है, एक तो रेन वाटर एंड द रेन वाटर
विच गेट इनसाइड अर्थ, और उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। देखो दो ही चीजें रेस्पॉन्सिबल है, मतलब रेस्पॉन्सिबल तो एक्चुअल में वाटर है, लेकिन ये वाटर रेन वाटर ही होना चाहिए, क्योंकि रेन वाटर जो होता है ना वही आते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर पाएगा, रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, नॉर्मल वाटर नहीं बनेगा। आप अगर अपने घर का फिल्टर वाटर लेते हो तो वो नहीं करेगा इस तरह का इरोजन, यही करेगा, इसलिए हम कहते हैं तो रेन वाटर करेगा। या जब ये रेन वाटर जमीन पे आके गिरता है तो इसको ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो हम कहते हैं दो ही चीजें यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है, एक तो रेन वाटर और एक सेकंड कौन होता है आपका, ग्राउंड वाटर। ओके, रेन वाटर हम जानते हैं, ठीक है, ऊपर से आ रहे। ग्राउंड वाटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लो, आप समझ लो ग्राउंड वाटर के बारे में क्या चीजें होती है ग्राउंड वाटर की। तो देखो ग्राउंड वाटर जो होता है इसमें लिखना सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कंटिन्यू यही चलने देना, अपने जो आपका टॉपिक चल रहा है ये आप जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें कंटिन्यू चलने देना। बस ग्राउंड वाटर को क्या करना है, एक स्टार लगा के और इसको एक बॉक्स में पैक कर लेना, ताकि पता लगेगा कि ऐसे हम थोड़ा सा एक अलग से समझने के लिए हमने लिख लिया इसको। ग्राउंड वाटर जो होता है इसके बारे में क्या है कहानी, इट इज द वाटर विच gets stored inside earth crust. It is the water which gets stored inside earth crust. अर्थ की क्रस्ट के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पर सर स्टोर होता कैसे है, क्या चीज है, किसकी वजह से स्टोर हो रहा है, क्यों ये और नीचे नहीं चल जाता, क्यों ये लावा तक नहीं पहुंच जाता है ना, ये क्यों रुक रहा है बीच के अंदर, होता क्या है। अगर हम इसे समझे तो नीचे की तरफ क्या होती है, बेड रॉक देखने को मिलती है। बेड रॉक जो होती है वो क्या होती है, नॉन पोरस होती है। पोरस मतलब इसमें छेद वगैरह नहीं होते, छेद मतलब और जगह नहीं होती कि चीजें इससे नीचे जा सके, नॉन पोरस है ये। बेड रॉक होती है, और बेड रॉक के ऊपर हमें क्या होता है, इस तरह की रॉक देखने को मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये जो रॉक्स होती है पोरस होती है, पोरस मतलब इनके अंदर छेद रहते हैं या ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इनसे चीजें आर पार जा सकती है। तो इन वाली रॉक को हमने क्या कह दिया, रेगोलिथ रॉक। कौन सी रॉक है ये, रेगोलिथ रॉक, जिसमें हम कहते हैं कैसी होती है, पोरस होती है। और ऊपर हमको पता है ये अर्थ की क्रस्ट है, ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट। और ये जो है बीच में जगह, इसको हम कह सकते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, या मिट्टी के अलग अलग लेयर है इसके अंदर। मतलब जैसे ऊपर वाली मिट्टी हो गई जिसमें ह्यूमस होता है, फिर आप जब नीचे आओगे तो वो बिना ह्यूमस वाली मिट्टी मिलती है, और अलग नीचे थोड़ी से मोटे कंकड़ वाली दाने वाली मिट्टी मिलती है। वो हम कभी सॉइल वाला पढ़ेंगे आगे एग्रीकल्चर के अंदर, तब देख लेंगे कि जो सॉइल होती है ये किस तरह से इसके मतलब सॉइल जो होती है उसकी लेयर्स किस तरह से डिवाइडेड होती है, अलग अलग लेयर्स, जब आप नीचे चले जाते हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ सॉइल देखने को मिलेंगी, आपने नीचे करा खड्डा तो आपको क्या देखने को मिलती है, सॉइल मिलती जाती है। फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी रॉक्स आने स्टार्ट हो जाती है, वो रेगुलर रॉक्स होती है। वहां पे भी क्या होता है, वो भी पोरस होती है, पानी नीचे चला जाता है, लेकिन उसके नीचे जाके आपको देखने को मिलती है बेड रॉक, वो पोरस नहीं होती, वहां पानी रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं जा सकता, पर ये बहुत नीचे होती है। तो जहां पे आपको बेड रॉक देखने को मिलती है, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको वाटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे जो पानी होता है ना, ऊपर से आता आता जो रेन वाटर आया ऊपर से, वो यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है आपका, रेन वाटर, और यह कह सकते हैं सरफेस वाटर। सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो नीचे आ गया एब्जॉर्ब होके, और नीचे यहाँ पे आके स्टोर हो गया, और इससे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्वीफर। क्या कहा जाता है इसे, एक्वीफर कहा जाता है। ये जो यहाँ पे वाटर स्टोर हो गया, इज स्टोर वाटर इज कॉल्ड एक्वीफर। इस स्टोर पानी को हम क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो याद रख लेना कि आपके ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग थोड़ा सा हमको एक नॉलेज मिल जाती है। इस वजह से क्या होता है, इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेना तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर बात ये है, इससे हेल्प क्या होती है कि जब हमारे पास पानी कमी चल रही है, मान लो नहीं आ रही बारिश, तो हम क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड से वाटर निकालते हैं। अब बात होती है कि आप
जब ग्राउंड से वाटर निकालते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग मतलब नीचे एक पाइप डाला जाता है, और जो ये पाइप नीचे की तरफ जाता है, अब ये पाइप इस तरह से लगाया जाता है, ऐसे पाइप, और इस पाइप को बिल्कुल यहाँ तक बेड रॉक से थोड़ा ऊपर पहुंचा के, और यहाँ पे क्या करा जाता है, इस वाटर को फिर पंप के थ्रू ऊपर की तरफ खींचा जाता है, और इस वाटर को हम यूज में लेते हैं। लेकिन हम ज़्यादा यूज में लेते चले जाएंगे तो ये जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ये भी क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा, मान लो ज़्यादा कम हो गया तो आपको फिर पाइप और डीप डालना पड़ेगा, फिर लेवल कम हो गया और डीप जाएगा। ज़्यादा हम डीप कर नहीं सकते क्योंकि इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि सस्ते के अंदर हम ये काम कर सके। फिर भी अगर एक आप नॉर्मल इस तरह की अगर डिगिंग करवाते हैं पाइप की तो आराम से वो 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। ज़्यादा अगर नीचे तक ये हो रही है, इसको बोरिंग कहा जाता है कि बोर करना, ठीक है, बोरिंग कहा जाता है, बोरवेल कहा जाता है इसको। तो आप ये बोरिंग अगर ज़्यादा करवाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा खर्चा होता है, फिर वो 4 लाख रुपए तक पहुंच जाए, कम है तो 2 लाख, थोड़ा ज़्यादा है 3 लाख 4 लाख, लेकिन अप्रॉक्स इतना अमाउंट लगता है एक बोरिंग होने में। जब भी ड्रिलिंग करते हैं तो इनकी जो मशीन्स होती है वो टूट भी जाती है, क्योंकि अगर मान लो नीचे यहाँ पे रॉक्स आ गई तो टूट जाएंगी। कभी कभार होती है बोरिंग वेस्ट भी हो जाती है कि आपने वो 2-3 लाख रुपए लगाए लेकिन आपको कहीं तक भी क्या देखने को नहीं मिला, ग्राउंड में वाटर देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्या पता ग्राउंड का वाटर और नीचे या वहाँ पे वाटर है ही नहीं। ये जो वाटर मिलेगा ये वैसे तो क्या होता है आपका बिल्कुल नेचुरल वाटर, मतलब सही है पानी, लेकिन थोड़ा सा सॉल्टी नेचर का हो सकता है ये। अगर सॉल्टी नेचर का क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए रॉक्स जो नीचे हैं वो भी तो डिजोल्व होएगी इसके अंदर धीरे धीरे। तो जब अगर ये डिजोल्व होंगी तो डिजोल्व होने की वजह से अपने मिनरल्स इस वाटर में मिक्स कर देगी, और जैसे ही अपने मिनरल्स वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर, मैंने आपको बताया था कि ओशन की इस तरह की चीज़ें कि रॉक्स जो होती है वो कैसे पानी को खारा बनाती है, क्योंकि रॉक्स के जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से इन रॉक्स जो बेड रॉक है इसके वाटर के, इसके खुद के पार्टिकल्स मिनरल्स वाटर में मिक्स हो जाएंगे और इसको क्या बना देंगे, सॉल्टी नेचर का बना देते हैं। लेकिन इतना मिक्स नहीं होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है, ये ज़्यादा मूव कर रहा नहीं है तो ज़्यादा मिक्स नहीं होता यहाँ पे। लेकिन सर अगर ये वाटर मूव करे, है ना, इस क्रैक्स के अंदर से मूव करने लग जाए, तो वो अगर हल्का फुल्का वो मूव करना स्टार्ट करता है तो वो तब करता है जब ये रॉक्स जो होती हैं ये कैसी होनी चाहिए, इरोड होने वाली होनी चाहिए, मतलब इनमें वेदरिंग पॉसिबल हो। हालांकि यहाँ पे जो रॉक्स मिलती है इनमें वेदरिंग नहीं हो पाती, लेकिन अगर ये रॉक्स हैं आपकी, लेकिन अगर ये रॉक्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट की है तो सर यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगा फिर, ठीक है, यहाँ पे फिर इरोजन आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या लिखते हो, आप इसमें कहते हो नाउ if the rocks underground are made up of calcium carbonate, then the groundwater then the groundwater will do करेगा इरोजन एंड फॉर्म अंडरग्राउंड कास्ट लैंडफॉर्म। फिर वो अंडरग्राउंड की तरफ कास्ट लैंडफॉर्म को फॉर्म करेगा। अब सर अब समझ में आ गया है ना, अब समझ में आ गया कि नीचे वाटर होता है ग्राउंड के अंदर, लेकिन वो अगर वो वहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स देखने को मिलती है तो फिर वो उसको इरोड करेगा, है ना। और वो जो अंडरग्राउंड का वाटर है आप कहोगे सर वो तो एकदम उसमें क्या वो कार्बोनिक एसिड ही है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि वो रेन वाटर ही तो नीचे जा रहा है, तो रेन वाटर जो कार्बोनिक एसिड है वही तो नीचे पहुंच रहा है ना। तो वो जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नीचे वाली कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स को इरोड कर देगा, और जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स नहीं है वहां पे आपको कोई भी कास्ट लैंडफॉर्म देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, ये वाटर जो होता है नीचे इसको जगह मिलती है तो ये क्या करता रहता है, इरोड करता रहता है करता रहता है। मान लो इसने इरोड करता गया करता गया करता गया, आगे जाता गया जाता गया, तो एक नीचे जमीन के अंदर क्या बना देगा, एक केव बना देगा, एक गुफा बना देगा बड़ी सी, कि खुद ये मूव करता जा रहा है करता जा रहा है और सबको आगे इरोड करता रहेगा, तो एक केव बन जाएगी बड़ी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कितनी भी बड़ी केव हो सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि सर अब पढ़ाते हैं आगे क्या, इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब हमें समझ में आ गया कि ऊपर रेन की वजह से ऊपर की तरफ फीचर्स फॉर्म हो सकते हैं और नीचे जमीन में इस ग्राउंड वाटर की वजह से फॉर्म हो सकते हैं, और ये डिजोल्व होता है क्या क्या है क्या नहीं है, सारी हमको चीजें पता चल गई है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके अंदर। सबसे पहला जो फीचर पढ़ने वाले अपन क्या पढ़ते हैं कि केव ही पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला सही रहेगा कि हम केव के बारे में जान ले थोड़ा, क्योंकि अभी अभी इसके बारे में सुना है। देखो केव क्या होती है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे,
अब देखो इसको समझो, इस डायग्राम को अगर आप सही से देख लोगे तो आपको बाकी के सारे फीचर्स जो हैं समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं अपन, ये जो एरिया दे रखा है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया दे रखा है, ये पूरा एरिया लाइमस्टोन के रॉक से बना हुआ है। मतलब ये जो माउंटेन है यहाँ पे क्या है, ये माउंटेन मेनली लाइमस्टोन से बना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। डोलोमाइट है, चौक है, ठीक है, मार्बल है, लाइमस्टोन है, वॉट लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का है ये। जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है, जब ऊपर से रेन वाटर आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और इसको क्या करेगा, इरोड करेगा। अब इरोड करने में यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, लैंडफॉर्म में ये तो ऐसा तो है नहीं, लैंडफॉर्म बिल्कुल सीधा होता है ऊपर से। किसी जगह पे लैंडफॉर्म कैसा होता है, किसी जगह से हल्का सा नीचे, किसी जगह से हल्का सा ऊपर, किसी जगह से सीधा, ऐसे होते हैं। अब मान लो जहाँ पे हल्का सा नीचे, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ तो है ना, ये जो रेन का वाटर है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब अगर सोचो यहाँ पे वाटर स्टोर हो रखा है, पानी रुका हुआ है, तो पानी क्या करता जाएगा नीचे की तरफ, इसको इरोड करता रहेगा, डिसॉल्व करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो लेवल है वो किधर की तरफ चला जाएगा, वह ये कुछ इस तरह का फीचर बन जाएगा फिर। समझ रहे हो, मतलब ये नीचे की तरफ चल जाएगा, यहाँ पे खड्डा सा हो जाएगा और इस खड्डे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, इसमें देखने को मिलेगा हमको वाटर। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वाटर। और वाटर के नीचे क्या देखने को मिलेगा, वाटर के नीचे हमको डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो मैंने आपको बताया था डिजोल्व होने के बाद बनता है, वो यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और ऊपर हमको वाटर देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा, बीच में एक खड्डा सा हो गया। इस खड्डे को अपन क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिंक होल कहा जाता है। सिंक होल इस तरह से तैयार होते हैं। तो हमने देखा सर सिंक होल बन गया, अच्छी बात है। सिंक होल से पानी जब नीचे जाएगा तो नीचे क्या होता है, नीचे पहले से ही ये क्योंकि लाइमस्टोन तो है, तो ऊपर की जो सरफेस में पूरा वाटर एब्जॉर्ब करती जा रही है, करती जा रही है, ये सारा नीचे बेड रॉक से ऊपर आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। देखो यहाँ पे अब ये पानी जहां जहां पे आके स्टोर हुआ होगा वहां पे धीरे धीरे इसने इरोजन करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए पहले इतनी जगह पे स्टोर हुआ होगा, ये पहले ही है इतनी जगह पे स्टोर हुआ, लेकिन धीरे धीरे इरोजन करने की वजह से ये ऐसे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और टाइम के साथ क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी। मीट करने की वजह से यहाँ भी बीच में क्या बढ़ जाएगा, इस तरह का वाटर क्रिएट हो जाएगा, पानी भर जाएगा और एक बड़ी सारी केव बन जाएगी। ऐसा होता रहेगा, ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद। ये जो फीचर है, ये जो लैंड, ये जो माउंटेन है लाइमस्टोन वाले, खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद, क्योंकि ये वाटर इनको इरोड करता रहेगा, इनकी वेदरिंग करता रहेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ग्राउंड के अंदर जो आपको एक बड़ी केव देखने को मिल रही है, इसे क्या कहा जाता है, केव कहा जाता है ना। अगर केव के अंदर वाटर है, जो कि हमको ज्यादातर देखने को मिलेगा ही, कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे केव में से वाटर चला जाता है, तो वो तो नॉर्मल केव हो गई। लेकिन जहाँ पे हमको केव में वाटर देखने को मिलता है उन्हें कैवर्न्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें कैवर्न्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, एक तो केव क्या होती है और एक कैवर्न्स क्या होते हैं, है ना। कैवर्न्स क्या होते हैं, वो केव जिनके अंदर क्या फील्ड रहता है, वाटर फील्ड रहता है। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। दोनों कैसे फीचर है, इरोजनल। कैसे फीचर है, इरोजनल, क्योंकि अपन इरोजनल लैंडफॉर्म देख रहे हैं। पहले सिंक होल देखा, ये भी इरोजन ही हो रहा है, तो सिंक होल भी यहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। आया समझ में सर, इतना ही समझ में आ रहा है ना। तो एक और चीज बताता हूँ चलो आपको, अब आप समझने लग गए सारी चीजें। तो देखो एक चीज समझते हैं अपन। मान लीजिए ऊपर से ये माउंटेन है ना, तो इसमें ऊपर से कोई रिवर आ रही है और ये लैंड है जिसके ऊपर रिवर आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का फीचर था ऐसे, और ये आगे की तरफ आ गई। मैं कह रहा हूँ ऊपर से वाटर आया, तो वाटर क्या हुआ, यहाँ पे आके स्टोर हो गया। ऊपर आ रहा था, यहाँ पे आके स्टोर हो गया और वाटर फिर आगे चला गया। लेकिन जब ये वाटर यहाँ पे स्टोर हुआ तो वो यहाँ पे इरोजन करेगा। आप कहोगे सर इरोजन होता 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 यहाँ पे एक सिंक होल बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा और ये इरोजन चलता ही चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये जो आपको जमीन है वो कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। सर ये बीच में कहाँ चला गया, अरे ये सिंक होल हो गया। यहाँ पे सिंक होल होने की वजह से अब क्या हो रहा है, ये ऊपर से जो वाटर आ रहा था ये अब नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अंदर नीचे जाके किधर की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ। अब आगे की तरफ मूव करता आएगा
और आगे की तरफ मूव करता हुआ आता हुआ जहाँ पे इसको क्या देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे दोबारा ये आ गया तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर जमीन पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। आया ना समझ में? मतलब वाटर क्या हुआ, ऊपर सिंक होल में चला गया, फिर जब नीचे आया तो नीचे आके फिर उसको दोबारा रास्ता मिला, वहां से वो जमीन के ऊपर दोबारा बाहर आ गया। पर इस वाले रीजन में ये उस रॉक के नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो लैंड के अगर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, रॉक के नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो जब आप इसको देखोगे ऊपर से तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप क्या कहोगे कि सर रिवर आ रही थी, रिवर गायब हो गई, फिर से रिवर आ गई। तो ये जो पॉइंट है जहां पे रिवर गायब हो जाती है, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड पाथ ऑफ द रिवर। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये ऊपर से रिवर आ रही है, सिंक होल में चली गई, फिर नीचे आके कहीं इसको रास्ता मिल गया, दोबारा सिंक होल से बाहर आ गई। सिंक होल से बाहर आई क्योंकि यहाँ पे दोबारा इसको होल करना पड़ेगा। तो सिंक होल से जब ये बाहर आई तो हम क्या कहते हैं इसको, ये जो रीजन है सर ये है ब्लाइंड पाथ ऑफ द रिवर। तो इसको भी याद रखना। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लाइंड पाथ ऑफ द रिवर जो है वो किस तरह के लैंडफॉर्म्स में हमको देखने को मिल सकता है, तो हम कह देंगे कास्ट लैंडफॉर्म में हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जो रिवर होती है थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये मैंने कहीं पे लिखवाया नहीं, पर आप इसको नोट कर लेना। फिर देखो रिवर आगे आई, मान लो कहीं पे सिंक होल मिला, दोबारा ग्राउंड में गया। ये हालांकि ऐसा नहीं होगा कि ये यहीं रुक जाएगा, ये क्या करेगा, ये ग्राउंड में नीचे की तरफ भी जाता रहेगा अब ये, और नीचे की तरफ इरोजन करता रहेगा, आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इरोजन करता रहेगा, इरोजन करता रहेगा। फिर आगे कहीं इसको रॉक मिले, इरोजन करा, नीचे ग्राउंड के अंदर चला गया, ग्राउंड वाटर बन गया, और यहाँ पे इसने केव बना ली, केव बना देगा नीचे की तरफ। ऐसे फीचर्स हैं ये। मतलब ये एक तरह से दीमक होती है ना, आपने दीमक जानते होंगे आप, जो लकड़ी को खा जाती है, तो लकड़ी को जैसे दीमक एक खत्म करती रहती है हर तरफ से, इस तरह से खत्म कर देते हैं ये माउंटेन को। और खत्म कौन करता है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड, जो कि रेन वाटर से हम आया, और फिर वो क्या करते हैं, ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। और तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं नहीं, और अपन आगे देखते हैं। आगे आपके दोनों बातें समझ में बात आती है। मैंने आपको बताया केव जो होती है बहुत बड़ी बड़ी केव्स होती हैं, है ना। बड़ी बड़ी केव होने का मीनिंग क्या हो गया कि सर ये हमको हमारे इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है। इंडिया में अगर आप देखते हो तो इंडिया के अंदर आपको ये जैसे गुप्त धाम है इन बिहार, हैज ए केव दैट इज 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। बिहार के अंदर आपको एक केव देखने को मिलती है जो केव लगभग 1.5 किलोमीटर बड़ी है। तो सोचने वाली बात है कि फीचर जो है इस तरह के हो सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर एक अच्छी खासी है, लेकिन बात आती है कि सर क्या 1.5 किलोमीटर जितनी होती है, इससे भी बड़ी केव्स होती हैं, ठीक है। ये तो एक बिहार के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बता दिया क्योंकि गुप्तधाम जो है थोड़ी फेमस जगह बिहार के अंदर, इसलिए बता दिया। लेकिन अगर आप देखो और इंडिया के अंदर और बड़ी अगर इस फीचर को देखोगे तो आप देखते हो मेघालय में, मेघालय में आपको हिल्स देखने को मिलते हैं। उन हिल्स का नाम है गारो, खासी, जैंतिया। हिल्स इन मेघालय आर मेड अप ऑफ, कहीं से बने होते हैं ये, लाइम स्टोन से। कहीं से बने होते हैं ये, लाइम स्टोन से बने हुए हैं। कि मेघालय के अंदर गारो, खासी, जैंतिया नाम के हिल्स हैं, वो लाइम स्टोन से बने हुए हैं वो पार्ट। अब वो लाइम स्टोन की वजह से होने की मतलब लाइम स्टोन की वजह से वहां पे आपको खूब सारी केव्स देखने को मिलती है। और कितनी केव्स, अप्रॉक्स 1500 प्लस केव्स आर सीन इन दिस रीजन। इसके अंदर आपको कितनी केव्स देखने को मिलेगी, 1500 केव्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1500 प्लस केव्स हैं मेघालय के अंदर जो कि इस तरह से बनी हुई है, और बहुत बड़ी बड़ी केव्स हैं। और मेघालय में कहते भी हैं कि मेघालय में अगर घूमने जा रहे हो आप लोग तो इसके इन केव्स को जरूर देखो, क्योंकि मेघालय फेमस इन केव्स के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये जैसे इन चीज़ों को नोट कर लो कि गुप्तधाम जो है बिहार के अंदर, यहाँ पे आपको कितने किलोमीटर का देखने को मिलेगा, 1.5 किलोमीटर की एक लॉन्ग केव देखने को मिलती है। और मेघालय वाले कर लो, और इसका हील का नाम याद रखना, क्योंकि जो हील है ये अपने जब अपन मैपिंग करेंगे तो उन मैपिंग के अंदर भी हील्स आते हैं। क्या नाम है इन हील्स का, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है।
और यहाँ पे लगभग 1500 प्लस आपको क्या देखने को मिलती है, केव्स देखने को मिलती हैं। और इसमें जो सबसे लगभग ही मतलब सबसे बड़ी इंडिया की जो केव है वो भी यहाँ पे है, वो 31 किलोमीटर की है। इज द लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया। ठीक है, इसका नाम तो, इसका नाम है, आप लिख लेना, क्रीम लियात। क्या नाम है इनका? क्रीम लियात। ये क्रीम लियात नाम की केव है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलती है, मेघालय में देखने को मिलती है, गारो खासी जयंतिया हिल्स के अंदर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी केव है, जो कि इस कास्ट की वजह से फॉर्म हुई, लगभग 31 किलोमीटर की, है ना। एक मिनट, आ गया समझ में? तो सर ठीक है, हमको ये फीचर समझ में आ गया। अगला फीचर बताइए। अगला फीचर देखते हैं, इसको नोट कर लेना, ये थोड़ा सा अगर वैसे पूछ लिया जाए तो। कास्ट लेक, इस तरह की लेक आपने देख रखी है। कास्ट लेक क्या हुआ, वाटर बना, सिंक होल बना, सिंक होल बन के वो पूरा जो है डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होकर नीचे आ गया और यहाँ पे एक जगह सी बन गई। यहाँ पे वाटर क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है, इसको अपन क्या कहते हैं, कास्ट लेक कहते हैं। ये भी एक तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कि हम जानते हैं, है ना। अब कुछ ज्यादा नहीं है, बस बात ये कि ठीक है इरोजन हो रहा है और इस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। जैसे देखो लाइमस्टोन पेवमेंट होते हैं। लाइमस्टोन पेवमेंट क्या होता है कि मान लो फ्लैट सरफेस है लाइमस्टोन की और उसके ऊपर एक वाटर फ्लो करता हो जा रहा है, तो जो रनिंग वाटर फ्लो करता हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इस तरह के ऐसे कट बना देगा, क्योंकि जहां जहां से वाटर फ्लो कर रहा है वहां वहां डिजोल्व कर देगा और इस तरह के फीचर हमको देखने को मिलेंगे। इन्हें कहा जाता है लाइमस्टोन पेवमेंट। ठीक है, पेवमेंट मतलब एक पैदल चलने का रास्ता टाइप का, हालांकि बनता ऐसा कुछ नहीं है, पर इनको पेवमेंट कहा जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे दो वर्ड लिख रखे हैं मैंने, एक तो क्या है क्लिंट्स और एक क्या है ग्राइक्स। ठीक है, एक तो क्लिंट्स है और एक क्या है ग्राइक्स है। क्लिंट्स क्या होती है या ग्राइक्स क्या होते हैं, ग्राइक्स को समझो पहले। ये जो बीच में गैप दिख रहे हैं, ठीक है, गैप बिटवीन टू रॉक्स, ये दो रॉक के बीच का जो गैप है इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रिक्स कहते हैं, सॉरी ग्राइक्स कहते हैं, है ना। तो ग्राइक्स क्या होते हैं, गैप बिटवीन टू रॉक्स, इन दो रॉक के बीच में। और जो ये रॉक है, खुद ये रॉक जो है, इस रॉक को अपन क्या कहते हैं, क्लेंट्स कहते हैं, इरोडेड रॉक। ठीक है, इरोडेड जो रॉक है उसको तो अपन क्या कहेंगे, क्लेंट्स कहेंगे, और जो इनके बीच में जगह है जो बनी है इरोजन की वजह से, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राइक्स कहते हैं। और ये जो पूरा फीचर बनता है, ऐसे बड़ा फीचर एक, इसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट कहते हैं। लेकिन होता क्या है, टाइम के साथ मान लो और इरोजन होता रहे, थोड़ा होता रहे, तो ये थोड़े और डीप हो जाते हैं। ये जो गैप है थोड़ा और डीप हो जाता है। जैसे ही गैप और थोड़ा डीप होता है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, लेपीज कहते हैं। क्या कहेंगे फिर इसे, लेपीज कहेंगे। देखो थोड़े डीप हो जाते हैं गैप, ये बड़े बड़े फीचर हैं थोड़े से। मतलब अगर छोटा फीचर है, छोटा ही गैप है, तब तो आप इसको काय में डाल दोगे, लाइमस्टोन पेवमेंट में। लेकिन अगर थोड़े ये डीप हो जाते हैं तो आप इसको किसके अंदर लिख देते हैं, लेपीज में लिख देते हैं। तो बस ये सेम है। अगर आप देखोगे लाइमस्टोन पेवमेंट और लेपीज जो है ये दोनों सेम है। पहले लाइमस्टोन पेवमेंट बनता है, उसके बाद में लेपीज बनता है। बस इतना सा याद रखना, इसमें थोड़ा गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात आती है ये स्वेलो होल, सिंक होल, ये क्या चीज़ है। तो सिंक होल मैंने आपको बताया कि जब वाटर एक जगह पे इकट्ठा होता है तो वहां पे जो होल क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। सिंक होल वो इस तरह से बनता है। लेकिन जब सिंक होल और मान लीजिए ब्रॉड हो जाए, क्योंकि जो वाटर वहां पे स्टोर हो रखा है वो तो इरोजन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो आपको जो सिंक होल है वो साइज में और बड़ा होता जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो जब तक वो छोटा रहता है तब तक उसको स्वेलो होल कह दो आप। क्या कह देते हैं तब तक हम उसे, स्वेलो होल कह देते हैं, सिंक होल कहते हैं, डोलाइन कह देते हैं, है ना। डोलाइन कह दो, स्वेलो होल कह दो या सिंक होल कह दो, सबका मीनिंग सेम सही है। लेकिन जब इसकी साइज और बढ़ जाती है तो फिर और बढ़ते हम इसे क्या कहते हैं, उवाला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उवाला। उवाला जो होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और उवाला जब और ज्यादा, जैसे मान लो एक उवाला ये बन गया, एक उवाला ये बन गया, अभी दोनों जुड़ जाएं तो ये बहुत बड़ी साइज का उवाला बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं फिर, पॉलजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पॉलजी। अब आप कहोगे सर ये पॉलजी देखो ऐसा बन गया, ठीक है समझ में आया। अभी पॉलजी की फोटो दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से आ जाएगा, पर हमको समझ में आ गया सिंक होल ऊपर का जो अभी देखा था, एक फोटो में भी देखा था कैसे होल बना हुआ था, उससे बड़ा हुआ तो
डोलाइन, डोलाइन से बड़ा हुआ तो उवाला, उवाला से बड़ा हुआ तो पॉल्जी। तो आप इसको लिख भी लेना इस तरह से कि सबसे पहले क्या बनेगा, सिंक होल, सिंक होल से क्या बनता है, डोलाइन, डोलाइन के बाद क्या बनता है, उवाला, और उवाला के बाद में क्या बनता है, पॉल्जी। इस तरह से आप लिख भी लेना कि ठीक है ना, फर्दर इरोजन होते 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 इतना बन जाता है। और पॉल्जी जो होता है, पॉल्जी के बाद आपको क्या देखने को मिल जाती है, आपको देखने को मिलती है कास्ट वैली। सर वैली यहाँ पे कहाँ से आ गई, अरे वैली ऐसे आ गई कि देखो अब समझ में आएगा वैली कैसे आ सकती है। आप इसको छोटे फीचर्स मत मानो, ये जो फोटो दे रखी है पहली तो उसकी दे रखी है मैंने आपको सिंक होल की, कि कैसे सिंक होल क्रिएट हो जाता है जमीन के ऊपर, दो लड़का खड़ा है ठीक है कोने पे, चाहे तो कूद सकता है, अगर अंदर पानी है तो कूद के नहा लेगा क्योंकि अंदर कास्ट लेक है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा इधर की तरफ, कि साइड के अंदर क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स है, और ये माउंटेन्स कहीं के बने हुए हैं, कास्ट जो है मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट के माउंटेन्स है। और बीच में आपको क्या देखने को मिल गया, एक जगह देखने को मिल रही है बहुत बड़ी। ये जो बीच में जगह बनी हुई है ये काहे की वजह से बनी, कि यहाँ पे क्या होता गया, इरोजन होता गया होता गया होता गया, और वो इरोजन काहे की वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। और देखो इतना बड़ा एक फीचर फॉर्म हो सकता है, मतलब ये पूरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का है, पर यहाँ पे वाटर, पहले सिंक होल बने होंगे बहुत सारे, सिंक होल सारे जुड़े होंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे डोलाइन बने होंगे बहुत सारे, उवालास बने होंगे बहुत सारे, पॉल्जी बने होंगे। ये एक तरह का पॉल्जी है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉल्जी है। और पॉल्जी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, पॉल्जी में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इधर की तरफ आपको एक स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, फिर ये सीधा हो गया, फिर ये यूं चला गया। तो देखो इस तरह की वैली बन गई। कौन सी शेप की वैली होती है, यू शेप्ड वैली। तो कह रहे हैं कास्ट वैली में ए यू शेप्ड वैली फॉर्म्ड, एक क्या बन जाती है, यू शेप्ड की वैली बन जाती है। मतलब जो पॉल्जी होते हैं वो यू शेप्ड की वैली होते हैं। और अगर आप कहोगे सर ये और इरोड होता जाएगा तो इसकी साइज नीचे होती चली जाएगी। जब नीचे हो जाएगी तो यू शेप की जगह क्या हो जाएगा, फिर ये ऐसी जगह देखने को मिलेगी। सर ये तो आई है, याद आया आई वाला, ऐसा आई वाला, आई शेप वैली बन जाएगी और जाते रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। अरे पढ़ा है हमने। तो जब ये आई शेप्ड वैली बन जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, फिर जॉर्ज कैनन। आई चीज समझ में। तो अगर वैली बन रही है तो जॉर्ज कैनन बन जाएंगे, इन फ्यूचर जाके बन जाएंगे। और मान है ना आगे समझ में, तो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है वैली के अंदर कि वैली जो होती है पहले वी शेप्ड होती है या यू शेप्ड होती है, फर्दर इरोजन के बाद में जॉर्ज बन जाते हैं या फिर कैनन बन जाते हैं। ये पढ़ा है हमने। तो हम इसमें इसलिए ज़्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं कि भाई कैनन क्या होता है, फोटो दिखाओ ये दिखाओ, पढ़ रखा है हमने, इसलिए क्या करते हैं इसको आगे चलते हैं। आगे देखो इस तरह की कास्ट विंडो देखने को मिल सकती है। ये जो है नॉर्मल सी एक चीज़ थी, नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने करवा दी कि ऊपर इसमें सिंक होल में से अगर लाइट आती है तो हम इसको कास्ट विंडो भी कह देते हैं। आगे आते हैं इसको डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो आप ये मत देखना कि जल्दी जल्दी कैसे चल रहे हैं हम, क्योंकि समझ रखा है आपने सब कुछ। इनकी अब क्या डिटेल बताऊं इसके बारे में, कोई डिटेल नहीं है ना, क्योंकि डिटेल आपने देख लिया, आपने जान लिया सब कुछ। बस यही है कि अब इनके नाम याद करने हैं कि डिपोजिशनल वाले पढ़ने वाले हैं अपन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो सारे इरोजनल था, लेकिन यहाँ से क्या स्टार्ट हो चुका है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। डिपोजिशन मतलब कि जहाँ से इरोजन तो हो गया, लेकिन वो चीज़ें जहाँ पे आके स्टोर होएगी उन जगह को अपन ने क्या कहा, डिपोजिशन लैंडफॉर्म। और यहाँ पे हमको ऐसे 3 लैंडफॉर्म्स एक साथ पढ़ लेते हैं अपन, ताकि आपका काम ईजी हो जाए। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और कॉलम, 3 तरह के हो गए। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और कॉलम जो होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर, जस्ट ए मिनट। तो अगले फीचर देखते हैं यहाँ पे, जो हम डिपोजिशन फीचर्स देखने जा रहे हैं, इसमें एक तो स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेग्माइट है और कॉलम है। बात आती है ये तीनों चीजें कैसे फॉर्म हुई और कैसे बनी। हमने अभी देखा, क्या देखा था, एक रिएक्शन देखी थी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो कार्बोनिक एसिड के साथ में, कौन से एसिड के साथ में, कार्बोनिक एसिड के साथ में क्या फॉर्मूला था, H2CO3। जो एक कार्बोनिक एसिड था इसके साथ में रिएक्ट कर रहा था, और रिएक्ट करने की वजह से ये क्या बना रहा था, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट है वो इस तरह क्या होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो इस तरह से स्टोर होने लग जाता है। स्टोर होने की वजह से भाई कहीं से चलता हुआ आया होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कहा ऊपर की तरफ क्या था, इस तरह का कास्ट लैंडफॉर्म था, यहाँ पे वाटर आया इस जगह पे वाटर आके यहाँ पे क्या करने लगेगा, वो इरोजन करने लगेगा। इरोजन करने की वजह से यहाँ का जो जितना भी जो ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा वो या तो नीचे की तरफ चला जाएगा और वाटर के नीचे मिल जाएगा आपको,
लेकिन मान लीजिए हो सकता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा पानी के साथ में आगे की तरफ चल जाए, इधर की तरफ चल जाए, और यहाँ पे क्या करेगा, ज़मीन के अंदर इस तरह के फीचर्स क्रिएट कर देगा। ज़मीन के अंदर, केव के अंदर, जो ज़मीन में केव है उसके अंदर इस तरह के फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। जो ऊपर की तरफ हमें ये देखने को मिलेंगे इन्हें कहा जाता है स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं इन्हें कहा जाता है स्टैलेग्माइट, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो बनता है यहाँ पे, ये इन केव्स के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होता है तो ऊपर से जब ये गिर रहा होता है नीचे की तरफ, तो ऊपर वाले पार्ट को तो हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट कहते हैं। और जब ये दोनों पार्ट एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे हम देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, तब हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम कह देते हैं, या पिलर कह दो। वो तो पिलर तो एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन जो मेन वर्ड है इसके लिए वो क्या है, कॉलम है। तो याद रखना, ये कॉलम पढ़ के जाना, पिलर याद करके मत जाना, लेकिन ये पिलर शेप का होता है। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें देख ली, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और एक कॉलम। समझ में आ गया कैसे फीचर है ये, डिपोजिशनल फीचर है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ऊपर वाला स्टैलेक्टाइट, और इसमें ऐसे भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट में। स्टैलेक्टाइट में देखो स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन जो पहला डिफरेंस आता है वो सी का और जी का आता है। अब एबीसीडी में सी पहले आती है, तो पहले क्या बनता है, स्टैलेक्टाइट ऊपर वाला। तो जब ऊपर से वो गिर रही होती है तब तो ऊपर वाला फॉर्म होएगा, और जब वो नीचे गिरती है तो फिर नीचे वाला फॉर्म होता है। तो ऊपर पहले स्टैलेक्टाइट होगा और नीचे की तरफ स्टैलेग्माइट होगा। इसके अंदर याद रखना, और डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ऊपर वाला फीचर स्टैलेक्टाइट, नीचे स्टैलेग्माइट, और ये बीच में जब जुड़ गए दोनों एक दूसरे से तो क्या होगा, कॉलम। जुड़ जाते हैं ये, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऊपर से क्या होती जा रही है, इरोड होती चली जा रही है, और कहीं से वो इरोजन का जो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट है वो फ्लो होता होता जमीन के अंदर आ रहा है, और अंदर आके वो इधर निकलता चला जा रहा है। क्योंकि हमें पता होती है जमीन एक पोरस होती है। पोरस का मतलब यहाँ पे जो रॉक्स होती है उनमें से बीच में से गैप मिलता है कि जो लिक्विड फॉर्म की चीज़ें होती है वो नीचे की तरफ जा सकती है। इस तरह से ये नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आके ये गिरने लगता है। क्योंकि अभी हमने देखा था ग्राउंड वाटर वाला, उसमें देखा था मैंने आपको, रॉक्स बताई थी आपको रेगोलिथ वाली। तो रेगोलिथ तरह की जो रॉक्स होती है पोरस होती है। पोरस होने की वजह से क्या होता है, उनमें से अगर मान लो ऊपर से वो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जाएगा तो ये जमीन उसको एब्जॉर्व कर लेती है, एब्जॉर्व करके नीचे की तरफ भेज देगी। नीचे की तरफ गई तो मान लो उसको वहाँ पे केव मिली, तो केव के अंदर उसने क्या कर दिया, वहाँ पे केव पे उसकी बूंदें गिरने लग जाएगी, बूंदें गिरती रहेगी, ड्रिप बाय ड्रिप गिरती रहेगी गिरती रहेगी। तो ऊपर की तरफ तो वो इस तरह का फीचर फॉर्म कर लेगा, और जहाँ नीचे गिर रही है वो स्टैलेग्माइट फॉर्म कर लेगा। जैसे टाइम के साथ में गिरते गिरते एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, ये कॉलम बन जाएगा। तो ईजी है, इस तरह से चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। लास्ट ये टॉपिक बचता है, इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक लैंडफॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्टाइन टेरिस कहते हैं। ट्रेवर्टाइन टेरिस जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है, हमने देखा कि मान लीजिए जो वाटर था, ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन, इसको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। जो मैंने आपको बताया था, ऊपर से किसी लाइमस्टोन वाले माउंटेन से रिवर फ्लो करती हुई आ रही है, या वाटर फ्लो करता आ रहा है, या रेन फ्लो करती हुई आ रही है, जो रेन का पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये वाटर नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पे इरोजन करेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको अपने साथ में नीचे लेकर आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब नीचे आएगा तो नीचे की तरफ वो क्या करेगा, मान लीजिए इस रिवर ने, जो माउंटेन है वहाँ पे नीचे माउंटेन में इस तरह का फीचर है, टेरिस लाइक फीचर है। तो ये जो ऊपर से वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये अपने साथ में जो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट को लाएगा उसको भी यहाँ पे क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। ये इस तरह से डिपॉजिट करेगा। ठीक है, बारिश रुक गई तो ये भी अपन मानते हैं कि रिवर नहीं है, ये क्या है, रेन वाटर की वजह से आ रहा है। तो अपन कहते हैं अगर बारिश रुक गई तो ये फिर भी बंद हो जाएगा, जैसे बारिश आएगी फिर ये आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, हमको कुछ इस तरह का फीचर देखने को मिलता है। ये जो भी आपको वाइट दिख रहा है, ये सारा क्या है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो आपको मैंने बताया था वो फीचर है, ये उससे बना हुआ फीचर है। ये सारे किस शेप के हैं, ये टेरिस जैसे हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं, ट्रेवर्टाइन टेरिस कहते हैं। स्टीप लाइक डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म बाय फ्लोइंग मिनरल स्प्रिंग। तो मिनरल स्प्रिंग के फ्लो होने की वजह से ये बन जाती है। और आप कहोगे सर ये कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है, आप तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो मैंने बताया उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, इसलिए हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्योंकि हम यहाँ पे साइंस में नहीं जा रहे इसकी, हम क्या देख रहे हैं कि अब मेन जो डिपोजिशन या इरोजन हो रहा है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस तरह के कैल्शियम कार्बोनेट के फीचर्स बन जाते हैं। तो ये हमने डिपोजिशनल फीचर देख लिए, और इससे पहले हमने इरोजनल फीचर्स देख लिए। तो आपके जो कास्ट लैंडफॉर्म्स है वो कंप्लीट होते हैं। कास्ट लैंडफॉर्म में आपको 3-4 लैंडफॉर्म्स मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए, बाकी जो बेसिक चलते हैं, मेन चलते हैं, वो हमने वो भी देख लिए। उसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा देख लिए जो एग्जाम में पूछ लेगा। तो लगभग जो कास्ट लैंडफॉर्म है, लगभग क्या वो एक्चुअल में पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन कर लेना इसका, क्योंकि लैंडफॉर्म्स हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1-2 लेक्चर बच रहे हैं,
जिसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो भी पहले का है, जितना भी हमारा पढ़ा हुआ लेक्चर है, वो सारा याद कर लेना। और ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो अभी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा वो एक वेदरिंग और मास मूवमेंट वाला लेक्चर था, शायद लेक्चर नंबर 19 या 20 वो था, उससे लेकर और आज तक जब भी मैं ये पीडीएफ को यूज़ में ले रहा हूँ, तो इसके जब जो भी मैं पीडीएफ यूज़ में ले रहा हूँ, इसको मैं क्या करता जा रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रह रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो अगर आपको फोटोज़ चाहिए तो, पढ़ने के लिए आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। और रिवीजन इसलिए करते रहना क्योंकि जैसे ही 2-3 हमारे लेक्चर कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे, जो भी हमारे अब तक के लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, रिवीजन करते रहना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।